आइए तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। हड़प्पा सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते क्यों हैं? देखिए, इसीलिए कहते हैं क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख हुए थे 1921 ईस्वी में। कौन? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में एक पुराना जगह का खोज किया था, जिस जगह का नाम था हड़प्पा, जो आज के पाकिस्तान में है, ठीक ना। वहाँ पे इसका खोज किए थे, इसीलिए इस सभ्यता और बहुत बड़े पैमाना पे ये फैला हुआ है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। दूसरी बात, इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु नदी घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? तो ये जो सभ्यता है वो सिंधु नदी और उसके आसपास में बहुत बड़े पैमाना पर फैला हुआ है, यही कारण है कि इसको सिंधु घाटी की भी सभ्यता बोला जाता है। तो हमने क्या कहा, 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख कौन थे? दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पा का खोज किया। फिर 1922 ईस्वी में कौन? राखल दास बनर्जी। इन्होंने क्या किया? मोहन जोदारो का खोज किया। इसके बाद कई लोग जैसे के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट माइक, जे.पी. जोशी, माधव स्वरूप बस आदि अनेक नाम है जो कि इस कार्य को करने में क्या किए? सहयोग किए। और कई साइट्स जैसे कि कालीबंगा, उसके बाद लोथल, सुतकागेंडोर, उसके बाद बनवाली, ठीक, उसके बाद और भी कई, जैसे हरियाणा के हिसार में भी एक बहुत बड़ा जगह का अभी खोज हुआ है, और वो है राखी गढ़ी। कौन है? राखी गढ़ी। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि राखी गढ़ी जो है वो हड़प्पा का सबसे बड़ा साइट है जो कि भारत में मौजूद है। राखी गढ़ी को याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा साइट है जो कि भारत में मौजूद है, ठीक ना। तो इस प्रकार से कालीबंगा, लोथल, सुतकागेंडोर, बनवाली, हिसार में जो राखी गढ़ी है, इन सभी जगहों का बाद में कई सारे लोग खोज किए। अब क्वेश्चन उठता है कि पिग्गट महोदय एक थे, कई बार क्वेश्चन में पूछता है पिग्गट महोदय ने किसको? हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर की संज्ञा दिया है। क्यों दिया है? तो इसके पीछे कारण है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये क्या है? तो ये एक नगरीय सभ्यता है। क्या है? एक नगरीय सभ्यता है। लेकिन जब हम वहीं पे बात करते हैं इससे पहले नवपाषाण काल का या ताम्रपाषाण काल का, तो वो क्या है? तो वो ग्रामीण सभ्यता के अंतर्गत आता है। तो जब हम नगरीय सभ्यता बोलते हैं तो नगर की अपनी एक विशेषता होती है। नगर मतलब कि शहर का अपना एक विशेषता होता है। विशेषता को समझिए। पहली विशेषता, शहर में पहला काम क्या होता है? तो सेकेंडरी और टर्शियरी, ये जो दूसरा और तीसरा सेक्टर होता है इकोनॉमिक का, जहां पर की व्यापार वाणिज्य और जहां पर की सेवा, ठीक ना। तो ये वाला काम शहर में होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सेवा तो नहीं होता था, क्या होता था? व्यापार वाणिज्य। तो ये सेकेंडरी सेक्टर जो था वो बड़े पैमाने पे फला फूला था। दैट्स वाई एक नगरीय सभ्यता थी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि इस सभ्यता में हम देखते हैं कि लोगों का कंसंट्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। शहर होने के लिए दूसरा फीचर क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अब पटना का पॉपुलेशन डेंसिटी देख लीजिए और हमारे दरभंगा का देख लीजिए, क्या है? बहुत अंतर है ना। दरभंगा उसमें भी ग्रामीण इलाका का और शहरी इलाका का, तो काफ़ी आपको अंतर पता चल जाएगा। तीसरा व्यवस्था होता है कि सड़कें जो होगी और नगर जो होगा, नगर क्या होगा? नगर एक निश्चित पैटर्न पे बना होगा, ठीक। रोड जो होंगी वो क्या होगी? रोड अच्छी होगी, चौड़ी होगी, ठीक। और क्या होगा? नली नाले का व्यवस्था होगा, एंड सो ऑन, जो कि आप देखते हैं वो देखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता में ना कुछ विशेषता नगर नियोजन का इसी टाइप से है। अब इसको हम मिटा करके नगर नियोजन को हम देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, जो कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य विशेषता के अंतर्गत आता है।
देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन है वो एक ग्रिड पैटर्न पे आधारित है। नगर नियोजन ये क्या है, तो ये एक ग्रिड पैटर्न पर, ग्रिड पर आधारित है। ग्रिड कहने का मतलब मान लीजिए कि ये एक शहर है, ठीक, और इसके चारों ओर रिंग रोड बना है। जैसे दिल्ली क्या है, दिल्ली के चारों ओर देखिएगा तो रिंग रोड बना हुआ है। अब क्या है, ये सड़कें जो है, फिर ये सड़कें जो हैं, फिर ये सड़कें जो हैं, फिर ये सड़कें जो हैं, ये क्या है, ये सड़क है, और ये भी क्या है, ये सड़क है। ये एक दूसरे को समकोण पे काटता है ना, 90 डिग्री ट्रायंगल समकोण पे काटता है। तो ये हड़प्पा काल में होता है। और यहाँ पे क्या होगा, बस्ती होगा, यहाँ पे क्या होगा, बस्ती होगा, यहाँ पे क्या होगा, बस्ती होगा, और यहाँ पे क्या होगा, बस्ती हमको देखने को मिलेगा। तो रोचक तथ्य यहाँ पर यह है कि हड़प्पा सभ्यता के घर जो हैं वो रोड की तरफ ना खुल करके इसका मुंह जो है वो गली की तरफ खुलता था, अर्थात पीछे की तरफ खुलता था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का मुंह जो घर का होता था, या जिसको गेट कह लीजिए या खिड़की कह लीजिए, वो गली की तरफ से खुलता था, चौड़ी रोड की तरफ से नहीं खुलता था। एक एक्सेप्शन लोथल का है, याद रखिएगा, लोथल जिसका घर का गेट दरवाजा जो है वो मेन सड़क की तरफ से खुलता था। ठीक, अब यहीं पे ये जो चौड़ा रोड है यहाँ पे नाली की व्यवस्था है, ठीक, और यहाँ पे भी नाली का व्यवस्था है। बस्ती दो टाइप का है, एक वो बस्ती जो कि ऊपरी टीला पर बना हुआ है, जहाँ पर कि शासक वर्ग रहते हैं। कौन वर्ग रहते हैं, शासक वर्ग। और एक वो बस्ती जिसपे कि आम जन लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं, और वो रहता है निचली टीला। ठीक, इसमें आम लोग रहेंगे, इसमें शासक वर्ग रहेंगे। अब क्वेश्चन में उठता है, राजनीतिक संरचना पढ़ेंगे तो यहाँ पे शासक वर्ग कौन था, तो यहाँ पे जनतंत्रात्मक वाला बात नजर में आता है। अब शासन प्रणाली एक समूह के द्वारा चलाया जाता है, व्यापारियों का जो समूह होता था, श्रेष्ठीगण जो होते थे, वही यहाँ पे इसके शासन संचालन करने का काम करता था। अब फिर कई सारे शहर हैं, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, सुटकागेंदोर हो गया, कोटजीबी हो गया, बनवाली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगा हो गया। इन सबों का अपना अपना कुछ फीचर है, उसको समझते हैं तो और हमको बात क्लियर कर समझना है। जैसे देखिए कालीबंगा अर्थात चूड़ियों का देश कहा जाता था, चूड़ियाँ, वहाँ से बड़ी मात्रा में कंगन मिला है, इसीलिए वो क्या है, उसका नाम कालीबंगा रखा गया है। कालीबंगा, कालीबंगा का अपना विशेषता ये है कि कालीबंगा में क्या है, तो यहाँ पे कच्ची ईंटों का घर बना हुआ है। बाकी हड़प्पा हो गया और मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, इन समय में क्या है, पक्की ईंटों का घर है। लोथल का स्पेशल फीचर है कि गली की ओर इसका दरवाजा खुलता है, तो यहाँ पे तो इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे पक्की और कच्ची, पक्की प्लस कच्ची दोनों ईंटों का प्रयोग किया जाता था। दूसरी बात, सड़कें क्या थी, समकोण पर काटती थी, समकोण पे काटती थी। नली का उन्नत व्यवस्था था, और नली में शॉक पीटर लगा होता था। जैसे घर में कचरा पानी में बहाते हैं तो कचरा ऊपर में छन जाता है, पानी अंदर चला जाता है, तो उसी को शॉक पीटर बोला जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि घर का दरवाजा क्या होता था, पीछे की ओर खुलता था, एक्सेप्ट लोथल। ठीक, तो इस प्रकार से इसकी कुछ विशेषता थी। ईंट जो था वो 4:2:1 के रेशियो में ये हमको देखने को मिलता है, अर्थात 4 भाग लंबाई, 2 भाग चौड़ाई और 1 भाग इसकी मोटाई होती थी। इसके अलावा ये जो एल टाइप के भी यहाँ पे हमको ईंट देखने को मिलता है, जो कि कॉर्नर पे लगाया जाता था इसका। सड़कें जो थी पक्की और कच्ची दोनों तरह के सड़कें हमको देखने को मिलता था। तो ये था इसका बेसिक फीचर, ठीक ना, जो कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन से संबंधित है। अब बात सवाल में उठता है कि हड़प्पा सभ्यता का हम एज का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करके इसको हम जानने का पता किया है कि ये कितना 100 साल पुराना है हड़प्पा सभ्यता का। ये जो सारा विस्तृत एक सभ्यता है वो देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता का डेट के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इससे पहले हमको समझना होगा कि हड़प्पा में प्रजाति रहती थी, प्रजातियाँ जो कि हड़प्पा में निवास करती थी। जैसे भूमध्यसागरीय प्रजाति, भूमध्य सागरीय, फिर प्रोटोएस्टुराइड, प्रोटोऑस्ट्रेलाइड,
मंगोलाइड और अल्पाइन। ये 4 प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में निवास करती थी। प्रजाति कहने का मतलब कि हमारे जैसे लोग वहाँ भी रहा करते थे, ठीक ना। तो हम अगर गुजर जाएंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी पता करेगा कि मेरे परबाबा कितना 100 साल जिए, कितना वर्ष पुराना इनका ये कंकाल है। तो वहाँ पे जो सावधान किया जाता था, तो हड़प्पा सभ्यता में आंशिक और पूर्ण रूप से दोनों प्रकार का सावधान किया जाता था। तो आंशिक सावधान का मतलब होता है कि हड्डी बच जाता है, आंशिक रूप से जलाना, बाकी को छोड़ देना। अब जो बैरियल होता है, जैसे मुसलमान में आप देखिएगा तो गाड़ के छोड़ देता है, तो गाड़ के छोड़ देगा तो हड्डी तो बच ही जाएगा ना, हड्डी इतना जल्दी कंपोस्ट नहीं हो पाता है। तो इसी आधार पर वैज्ञानिकों का समूह में कार्बन डेटिंग विधि है, कार्बन डेटिंग विधि, जिसको C14 बोला जाता है, इसका उपयोग करके रेडियो कार्बन डेटिंग विधि पता लगाया। तो इसका एज निकल के आया 2500 BCE, बिफोर कॉमन एरा, या जिसको ईसा के पूर्व भी बोलते हैं, से लेकर के 1750 BC तक या BCE तक, ठीक ना। तो ये है हड़प्पा सभ्यता का कालखंड, समझ गए ये। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता भारत के किस क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता भारत के, ये हो गया नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। तो ये नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है। अगर कुल मिलाकर के इसका हम एरिया का लोकेशन करें यहाँ पे, तो देखिए सिंधु घाटी कहने का पीछे एक रीजन है। जैसे ये है, मान लीजिए हमारा भारत, कुछ इस प्रकार से हमारा भारत यहाँ पे है, ठीक। इस तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि पामीर का पठार है। क्या है ये? पामीर का पठार है। तो पामीर का पठार है, तो यहाँ से 2 श्रेणियाँ पर्वत की निकलती है, एक कुन लुन शान और एक तियन शान। यही कुल्लून शान से निकलती है सिंधु नदी। कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, ये है आपकी सिंधु नदी, सिंधु नदी, और यहीं से जो है ये निकलती है चिनाब नदी। कौन नदी? ये हो गया सिंधु, ये हो गया चिनाब या चिनाब जो कह लीजिए। ये 2 धारा के रूप में आती है, एक को बोलते हैं चंद्र और दूसरे को बोलते हैं भागा। हिमाचल प्रदेश से ये दोनों धारा निकलती है और एक धारा बना लेती है, फाइनल रूप से ये चिनाब कहलाती है। फिर यहाँ पे चिनाब में एक नदी मिलती है जिसको बोलते हैं झेलम। फिर इस तरफ से भी एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं रावी। तो ये दोनों सहायक चिनाब के, झेलम और रावी चिनाब के सहायक हैं। फिर इस तरफ से एक नदी निकलती है, ये रहती है सतलज। ठीक दिख रहा है? ये दिख रहा है सतलज, दिख रहा है, दिख रहा है सतलज, ठीक। और ये सतलज के ही एक सहायक नदी होती है ब्यास। और ये सतलज नदी में आकर के चिनाब अपना जल को विसर्जन कर देता है और सतलज नदी अपना जल का विसर्जन फाइनली रूप से सिंधु नदी को कर देती है। तो इस प्रकार से ये सिंधु धारा का विकास होता है। और इस सभ्यता में जो नहर फैला है, जिसको कि हम सिंधु घाटी की हम सभ्यता बोलेंगे, मेरी बात समझे। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र का अगर हम डिटर्मिनेशन करें, तो सिंधु घाटी क्षेत्र का जो डिटर्मिनेशन होगा वो मांडा से लेकर के दायनाबाद और सुतका गेंदोर से लेकर के आलमगीरपुर तक, ये यूपी में आता है, ये जम्मू कश्मीर में आता है, ये महाराष्ट्र में आता है और ये बलूचिस्तान का प्रांत है, वहाँ पे आता है, ठीक ना। तो इस क्षेत्र में, यहाँ पे इतना बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। अब हम देखते हैं कि इस सभ्यता का हम पता लगा लिए और हड्डी का पता लगा के हम पता लगा लिए कि ये सभ्यता कितने दूर में, कितने वर्गों में फैला हुआ है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता से हमको क्या क्या मिला, वहाँ की जीवन कैसा था, समाज कैसा था, राजनीतिक संरचना कैसा था, व्यापार वाणिज्य कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे एक लंबा सा लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे राजनीतिक संरचना, फिर हम लिखेंगे आर्थिक संरचना, फिर हम लिखेंगे धार्मिक संरचना, और फिर हम लिखेंगे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सामाजिक संरचना। ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो राजनीतिक संरचना है ना, यहाँ पे जनतंत्रात्मक आधार पर शासन किया जाता था, जनतंत्रात्मक आधार पर शासन किया जाता था। अर्थात
यहाँ पे शासक वर्ग की तो भूमिका रहती है, लेकिन वो क्या होता है, वो समन्वय के साथ अपना शासन संचालन करता था। जैसे हम घर पढ़ा रहे थे तो बात किए थे कि ऊपरी टीला और निचली टीला, यहाँ पे शासक वर्ग रहता था, लेकिन शासक वर्ग का जिक्र नहीं मिलता है, अर्थात ये व्यापारी संपन्न धनी संपन्न लोग रहते थे, और निचले में यहाँ पे सामान्य लोग रहता था, सामान्य लोग यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ठीक ना। तो यही जो वर्ग है व्यापारियों का वर्ग, वो शासन कार्य में यहाँ पे जनतांत्रिक आधार पर इसको संचालित करते थे। आर्थिक संरचना में यहाँ पे कृषि कार्य होता था, और यही कृषि अधिशेष ही किसी राष्ट्र को व्यापार को निर्धारित करता है। जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक हम व्यापार वाणिज्य नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पे कुछ वस्तुओं का हम आयात करते थे, कुछ का क्या करते थे, हम आयात करते थे, और बाकी का हम क्या करते थे, निर्यात करते थे। और मेसोपोटामिया की सभ्यता से हमारा क्या होता था, व्यापार होता था। जैसे टीना हो गया, जैसे लाजवर्ण हो गया, जैसे पोटीन हो गया, इन सबों का क्या हम आयात निर्यात करते थे। जैसे मोती हो गया, जैसे सूती कपड़ा हो गया, फिर अनाज हो गया, इन सबों का क्या करते थे, हम व्यापार किया करते थे। धार्मिक संरचना में हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, ठीक ना। और वहाँ पे पुरोहित वर्ग का जिक्र किया गया है, पुरोहित वर्ग। तो अर्थात समाज में कहीं ना कहीं धर्म प्रधान था, लेकिन ये धर्म क्या था, तो इहलौकिक था। क्या था, इहलौकिक, यह अर्थात भौतिक सुख के लिए था। यहाँ पे हम देखते हैं तो मातृ देवी के गर्भ से हड़प्पा से एक पौधा को उगाया गया है, अर्थात मातृ शक्ति का जिक्र करता है, मातृ शक्ति का यहाँ पे जिक्र होता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा प्राकृतिक पूजा, पशुपति शिव का पूजा, इन सबों को हम यहाँ पे हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे धार्मिक तत्व क्या था, वर्चस्वशाली नहीं था, प्रिवेल करता था, मौजूद था, लेकिन सोसाइटी को चलाने का काम नहीं करता था, जैसे कि हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं। क्लियर। तो यह चीज ऑलरेडी प्रिवेल करता था। जैसे योनि का पूजा, जैसे पीपल का पूजा, ठीक ना, जैसे सूर्य को पूजा, अभी तो सूर्य का हम अभी तक पूजा करते हैं। जैसे कि स्वास्तिक चिन्ह, ये जो है हिंदू धर्म का बहुत शुभ माना जाता है। तो ये हम हड़प्पा सभ्यता से ही लिए हैं। आज भी हम बाद में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का क्या देन है। जैसे आर्थिक में हम देखेंगे यहाँ पे दशमलव प्रणाली, ये पहली मर्तबा हड़प्पा सभ्यता का ही हमारे यहाँ देन है। तो आज हम जिस दशमलव प्रणाली का उपयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं हड़प्पा से ही हम लिए हैं। मातृशक्ति, प्राकृतिक पूजा, पशुपति शिव की पूजा, ये जो हम शिव की पूजा करते हैं, लिंग की जो पूजा करते हैं, ये है आपका क्या है, ये स्वास्तिक का चिन्ह है। ये सब हम हड़प्पा सभ्यता से ही हम लिए हैं। सामाजिक संरचना देखें तो समाज में स्तरीकरण मौजूद था। क्या था, स्तरीकरण मौजूद था, अर्थात एक शासक वर्ग था और एक शोषित वर्ग था। शासक वर्ग में मुख्य रूप से वणिकों की भूमिका, ये क्या था, शासक था, और जन सामान्य क्या था, सामान्य वर्ग था। शासन में यही वणिकों की भूमिका थी, जो बात हम यहाँ पे किए थे, जनतंत्रात्मक आधार पर शासन का कार्य करवाना। अब समाज में क्या था, स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान था। स्त्री क्या है, अच्छी स्थिति में थी, ठीक। उसके बाद पासे का खेल होता था, फिर चौपर का खेल होता था। चौपर, हम पासा, ये सब हम खेल करते थे। मनोरंजन के लिए हम मुर्गे की भी लड़ा देते थे, है ना। अभी जो मुर्गा का लड़ाई देखिएगा पंजाब में बड़े पैमाने पर होता है, वो कहीं ना कहीं वहीं से लिया गया है। अब प्रसाधन के रूप में हम देखेंगे सामाजिक संरचना में चुनोजरो से तो देखता है, चुनहोत्रो एक जगह का नाम है, वहां से हम देखते हैं लिपस्टिक मिला है। क्या मिला है, लिपस्टिक। अब ये जब लिपस्टिक मिला है तो ऑब्वियस सी बात है, पुरुष और महिला, ये लिपस्टिक कौन यूज करेगा, महिला करेगा, तो ये महिला लिपस्टिक यूज करती है। हाँ, लेकिन कान में बाली, ठीक ना, ये सब का उपयोग पुरुष भी करते थे। अब मोहनजोदारो सिनेमा है उसका, ऋतिक रोशन का, देखिएगा, उसमें उतना बढ़िया तो नहीं दिखा पाया है, लेकिन हाँ जो भी दिखाया है एक सफल प्रयास कहा जाएगा। तो ये कर्ण पहनने वाला, कर्ण वाली जिसको बोलते हैं, पुरुष और महिला दोनों करते थे। केश विन्यास, जिसको केश विन्यास बोलते हैं, तो केश विन्यास पुरुष और महिला दोनों भी करता था। तो ये सामाजिक संरचना में हमको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन पूछता है कि हम हड़प्पा सभ्यता हमको दिया क्या, ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझिए, फिर ये टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट कर देंगे।
हड़प्पा सभ्यता ने हमको क्या दिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। हमने हड़प्पा सभ्यता से क्या सीखा? देखिए, पहला चीज हमने दिया हमको हड़प्पा सभ्यता, ठीक। पहला चीज इन्होंने जो हमको दिया है वो दिया है दशमलव प्रणाली। इसी के आधार पर हम गणना करते हैं, क्लियर। दूसरा नगरीय योजना किस प्रकार से हो, पहली मर्तबा हम भारतीयों ने ही विकसित कर लिया। तीसरा चीज प्राकृतिक पूजा और एक समरस समाज, जिसको हम बोल सकते हैं समरस समाज बनाने का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं वहीं से दिया है। अर्थात देखिए, फिर जैसे मातृशक्ति की जो पूजा होती थी, और यहाँ से मतलब हड़प्पा से मिला है कि स्त्री के गर्भ से वृक्ष उगाते गया है, तो इससे हमको प्राकृतिक पूजा, मातृ पूजा, प्राकृतिक पूजा, आज हम जैसे जिस प्रकृति को बचाने के लिए आज हम देखते हैं कि अलग से भारत सरकार इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का एक चैप्टर चालू कर दिया है। G20 का मीटिंग होता है, ग्लोबल रूप से हम देखते हैं COP26, COP27 बार हो रहा है। इसका कल्पना सोचिए, कितना दूरदर्शी लोग था कि प्राकृतिक पूजा का कंसेप्ट वहीं से आता है। फिर सूर्योपासना ये वहीं से आता है। ये स्वास्तिक का चिन्ह, पता नहीं सही बना कि नहीं, हाँ ठीक बना है, स्वास्तिक का चिन्ह। तो जो हम हिंदुओं का मूल चीज है वो हमको यहीं से मिला है। फिर बाट प्रणाली, ठीक, नाली का नाली की व्यवस्था, सुनियोजित शहर का व्यवस्था, ये सब हमको हड़प्पा सभ्यता मिला है। तो आई होप हम देखिए, ये हम राउंड अप आज हम इस टॉपिक को किए हैं। अगर मेंस में क्वेश्चन या फिर पीटी लेवल पे अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप बखूबी इस चीज़ को बना लीजिएगा। देखिए, उसमें कुछ बहुत सारा फैक्ट है, जैसे कि हड़प्पा से क्या मिला, जैसे कि लोथल से क्या मिला, जैसे कि कालीबंगा से क्या मिला। देखिए, थोड़ा बहुत फैक्ट आप ही मान के कर लीजिएगा, लेकिन जो एग्जाम में पूछा हुआ है वो हम बता देते हैं। जैसे हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है, ठीक। जैसे लोथल हो गया, यहाँ से क्या मिला है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि बनवाली हो गया, कालीबंगा हो गया, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से चूड़ियों का साक्ष्य मिला है, ठीक ना। उसके बाद फिर हम देखते हैं ये राखी गढ़ी, ये हरियाणा के हिसार में है, और ये सबसे बड़ा भारतीय साइट है, भारतीय साइट है। फिर कई सारे, या लोथल क्या है, लोथल एक बंदरगाह भी है, क्या है, बंदरगाह है, जिसके माध्यम से हम यहाँ पे व्यापार कार्य को करते थे। तो ये था कुछ फैक्ट। अब जैसे देखिए, मोहनजोदड़ो से मिला है अन्नागार, स्नानागार। तो ये सब फैक्ट है, थोड़ा बहुत आप ही किताब से पढ़ लीजिए। जो बेसिक चीज़ हमको समझाना था वो ये हम आपको समझा दिए हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।